अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अदालती निज़ाम पर भी अब एतबार नहीं रहा है। वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर के सामने खड़े होने से कासिर दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उस पर बहुत मोतरज़ है और उसका ये ख्याल है कि अदलिया जो है वो बार बार मुदाखलत करती है और उसके नतीजे में अब तक 2 वज़ीर आज़म जो हैं वो अदलिया नाअहल करार दे चुकी है। मामला जो है वो अब यहाँ तक नहीं है, हुकूमत कानून साजी कर रही है। अब सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी जो है वो दे दी है और जाहिर है कि इसमें 184(3) के तहत जो सू मोटो केसेस हैं उसमें दिए गए फ़ैसले जो हैं उनके ख़िलाफ़ अपील हो सकेगी और इसका इतलाक़ जो है वो माजी में दिए गए फ़ैसलों पर भी होगा। क्या ये इससे नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन फ़ायदा उठा सकते हैं? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का कहना है कि नहीं, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि वो एक दफ़ा अपना जो रिव्यू का वो है वो फ़ायदा वो उठा चुके हुए हैं। अगर ये मामला नहीं है तो ये अचानक हुकूमत क्यों इस की तरफ गई है? क्या इतना ही अवामुन्नास का ख्याल जो है वो आ गया है या हुकूमत ने जो है वो मुस्तकबिल की पेशबंदी की है? ज़ाहिर है इस हवाले से मामलात जो हैं वो अब काफ़ी बढ़ चुके हैं और शायद इमरान ख़ान तो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लिए बैठे ही हैं और अब वो ये चाह रहे हैं कि अदलिया भी उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा जाए। क्या ये मुमकिन होगा? और आज भी जो इमरान ख़ान साहब ने स्टेटमेंट दिया उसके अंदर ये कहा है कि जो इस वक्त माशी बदहाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी क्यों इजाज़त दे रही है। इस सूरत हाल ने अदाराजाती तनाव और टकराव की कैफियत जो है वो पैदा कर दी है और क्या अब इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो टकराएंगे? 14 मई के जो पंजाब के इंतखाबात का फ़ैसला है ज़ाहिर है उसकी भी आय समात थी, वो भी मुलतवी हो गई और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई और ये मामला जो है बड़े ठंडे तरीके से अब आगे बढ़ रहा है। क्या ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अब अदलिया भी जो इस वक्त हालात की संगीनी है उसको भांपते हुए मामलात को आगे लेकर चल रही है? क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं और जो सियासी टेम्परेचर है उसके अंदर जो है अगर मज़ीद कोई सूरत हाल पैदा होती है तो इससे कोई बेहतरी जो है वो नहीं आएगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद ख़ान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। इश्तियाक साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। सदर साहब ने बड़ी खामोशी के साथ ये जो बिल था इसकी मंजूरी दे दी, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल। इसमें आज़म नज़ीर ताड़र साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो अपना एक एक रिव्यू का जो चांस है उसको वो अवेल कर चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये मुस्तकबिल की पेशबंदी है? क्या वजह क्या दिखाई दे रही है इतनी जल्दी की? सॉरी, जिस तरह आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो कहते हैं कि ये रिव्यू नहीं रह गया, ये राइट ऑफ अपील बन जाता है। ऑल्दो इसको नाम तो दिया गया है रिव्यू का, लेकिन दरअसल इसको एज एन अपील करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है, मेरा ख्याल है कि उससे इन दोनों लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मेरी अपनी राय है। लेकिन ये सारा का सारा जो एक्ट बनाया गया था इसके पीछे भी एक सोच थी। वो सोच यही थी कि 184(3) में जो सुओ मोटो लिया जाता है उस सुओ मोटो को फाइनल जजमेंट समझते हुए उसका राइट ऑफ अपील नहीं था और ये एग्जैक्टली उन्हीं बुनियादों के ऊपर इन्होंने उसको रिव्यू को अपील में कन्वर्ट करने के वो सारे के सारे इख्तियार, जिसे कहते हैं ना कि अपील में हर चीज़ ओपन हो जाती है और साथ में उन्होंने कहा कि वो बेंच जो है वो बड़ा सुनेगा, क्योंकि रिव्यू के अंदर तो यही होता है कि रिव्यू के अंदर जिस बेंच ने वो केस सुना होता है वही बेंच उसको दोबारा सुन के उस पर फैसला करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं
और रिव्यू की पावर्स जो हैं वो सीपीसी के अंदर वो तो तब्दील नहीं की, वो तो प्रोसीजर एक्ट के तहत उन्होंने उसको बदला है। जब रिव्यू की पावर सीपीसी के अंदर भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही है, और जो प्रोसीजर एक्ट दिया गया है उसके मुताबिक जो है वो अगर इख्तियार इस्तेमाल करता है तो वो अपील का करेंगे। वो लेटर ऑन इससे बेनिफिट लेना चाहेंगे कि इनको आप अपील के तौर पे कंसिडर करते हुए वो जो फर्स्ट रिव्यू था, और मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी जजमेंट ऐसी भी हैं जो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन वाली केस है, हानी साहब की जो जजमेंट है उसके अंदर 3 दफा रिव्यू लिया गया है। सुओ मोटो रिव्यू के अंदर तो इख्तियार मौजूद है, वो तीसरी मर्तबा भी उसमें रिव्यू हुआ, इसलिए ये कहना कि जी उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और हर बंदे की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो राइट ऑफ अपील दिया गया है इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट की तो बाद में बात करूंगा कि ये एक्ट आइन के मुताबिक है, उससे मुतसादम है या नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज करने के लिए या कर्टेल करने के लिए ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है, क्योंकि इसमें जो एंट्री 4 शेड्यूल की है 55 वो बड़ा वाज़े कहती है कि हाई कोर्ट के मुताबिक या बाकी कोर्ट्स के मुताबिक 175 के तहत जो बनी हुई कोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनके अंदर तो उसके प्रोसीजर में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एंट्री 55 इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली बैन करती है। और मेरा ये व्यू है कि अप टिल एंड अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जाए, ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है कि वो प्रोसीजर एक्ट के आड़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इन्हांस करे या उसको कम करे। मैं आता हूँ इश्तियाक साहब, मैं आता हूँ अब इसमें। शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि आज जब 14 मई के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी तो जब ये अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये जनाब अब तो कानून बन गया है, तो उस पर जो तबसरा आया वो ये था, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। तो ये दो तरफ से आप समझते हैं कि एक अपील वाला मामला जो नज़र सानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मोतरज़ हो रही थी, अब ये अपील में जब कन्वर्ट होगा तो दायरा कार वसी हो जाएगा। आप लोग अब 14 मई तो खैर गुजर गया है, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी भी तो हो गई है ना, तो अब आगे का क्या होगा? अच्छा, बहुत ही शुक्रिया नदीम साहब। देखें, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि मैं समझती हूँ कि उससे ज़्यादातर बात जो है वो कानूनदान ही कर सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल 14 मई के इलेक्शन वाली बात थी तो उसमें हम बार बार एक बात कर रहे थे कि आइन सिर्फ पंजाब के लिए कहता है, आइन केपी के लिए नहीं कहता। और उसमें एक बात ये भी हो रही थी कि पंजाब या केपी के जो वज़राए आला हैं या सूबाई असम्बली के जो वज़ीर आला होते हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो उनकी असम्बली होती है, और अगर 99% लोग नहीं चाह रहे थे तो वो असम्बली कैसे टूटी। और उसमें फिर बार बार जो है वो ये बात हो रही थी कि वहाँ से फिर एक आगाज़ होता है कि 63A रीराइट किया गया। तो ये सब चीज़ों को लेके बेचैनी थी, फिर इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो पार्टीज़ नहीं चाहती थी कि ये इलेक्शन इस तरह हो कि पंजाब का पहले हो जाए और केपी का और बाकी सूबों का बाद में। तो इस पे बातचीत पे बहुत सारी बातें, जो डायलॉग था उसमें कह सकते हैं कि 75% तो अग्री हो गए थे लोग। तो अब इस पे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब सारे इलेक्शन एक साथ ही होंगे। अगर कोई समझता है कि ठीक है आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई, तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी वो भी हुई थी कि 99% जो हैं वो नहीं चाहते थे, और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी ये भी थी कि 63A रीराइट जिनका हक़ नहीं था कि वो राइट या रीराइट करें, उन्होंने किया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। इश्तियाक साहब, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जिस नौइयत के हालात हैं, हुकूमत जो आज इरफान कादिर साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो सारे केसेस गिनवाए
कि ये जो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये जो है ये एक सारी सूरत हाल की जो है ख़राबी की ज़िम्मेदार है, और एक ही तरह के बेंच जो हैं वो एक ही नौइयत के फ़ैसले करते चले आ रहे हैं। और अब ये इसका जो है कोई तदारुक जो है वो होना चाहिए, और अदलिया जो है वो अपनी जो डिवीज़न है और जो मुनक़सिम दिखाई देती है उसका कोई इलाज होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अपनी अंदरूनी तकसीम के बायस अदलिया अगर कमज़ोर हुई है तो फिर वो जो इतनी अहमियत के हामिल फ़ैसले हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बन जाएंगे? देखिए, तकसीम की गई है, तकसीम हुई नहीं है। मैं पहली बात तो ये बताता हूँ, हो गई तकसीम। जजेस के इख्तलाफात होते हैं, जजमेंट लिखते हुए मुख्तलिफ जजेस की आरा मुख्तलिफ होती हैं। इख्तलाफी नोट इसीलिए आते हैं कि उन इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर कभी जब वक्त आता है तो वो इख्तलाफी नोट जो हैं वो जजमेंट बन जाती हैं। जब जजेस जो हैं वो नया फैसला करते हैं, लार्जर बेंच बनते हैं, वक्त के साथ जब नया कोई बेंच बना होता है उसके मुताबिक उस वक्त के जजेस की सोच प्रिवेल करती है, क्योंकि वो एक जज का अपना फैसला होता है, इसलिए इख्तलाफी नोट जो है वो उस जजमेंट का हिस्सा होते हैं। और दूसरी जो आपने बात कही ना कि ये जो इरफान कादर साहब वाली बात है कि उन्होंने आज बड़ी डिटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं इरफान कादर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने एक दो केसेस के में मैंने उनके साथ, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनके साथ भी काम किया है, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है उससे मेरा इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि जितना हम जुडिशरी को आज़ादाना फ़ैसला करने देंगे, जितना हम जुडिशरी के ऊपर इस तरह का प्रेशर ना बढ़ाएंगे, उतने आज़ाद आइन के मुताबिक फ़ैसले होंगे। और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, वो एलिगेशन लगाते हुए हमें बड़े मुहतात होना पड़ता है, बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। उन्होंने जजमेंट्स के साथ-साथ उन जज साहबान के नाम भी लिए और उन जज साहबान के बारे में जो उनका व्यू था वो भी एक्सप्रेस किया है। हमें इससे एहतराज़ करना चाहिए, हमें जजमेंट्स को एनालिसिस करना चाहिए, हमें किसी की ज़ाती पसंद और नापसंद के हवाले से किसी इतने मोहतरम अदलिया के इदारे को शायद तकसीम करके अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे हैं। और जो लोग आज ये समझते हैं कि हमने अदलिया में तकसीम करके कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लेना है, ऐसा नहीं होगा। अदलिया ने अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ इश्तियाक साहब, ज़रा इसमें एक सवाल और है, उसमें शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि आज बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की, इससे पहले भी ये बात हुई है, आप लोग समझते हैं कि ये होनी चाहिए? इरफान कादर साहब तो कह रहे थे कि उसमें पुराने जजेस भी आप शामिल कर लें, आला जो होते हैं, उसके साथ साथ आप जो हैं जो बाकी शोबाए ज़िंदगी हैं उससे भी शामिल कर लें, पार्लियामेंटेरियन को शामिल करें, वो कानून बनाने वाले होते हैं, और वो फिर ये जो जुडिशल मैटर्स हैं इनको देखें। अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे मोहतरम पार्टिसिपेंट हैं, मैं ये कहूँगी कि देखिए, अदलिया में डिवीज़न हुकूमत ने नहीं की, अदलिया के अपने रवैये से हुई है। और एक वक्त वो भी था जब मेमो गेट का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त तो हमने नहीं कहा, आसमा जिलानी ने कहा था कि 17 सहेलियों के फ़ैसले थे, और उससे पहले भी आपने कहा कि अदलिया पे दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव का नतीजा हमने देखा जुडिशल मर्डर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, हमने मोहतरमा के ऊपर गलत फ़ैसले देखे, हमने प्रेशर देखा तो आसिफ साहब 11 साल जेल में रहे, 11.5 साल, हमने दबाव देखा तो यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत फ़ैसले में जो है उन्होंने नाअहल किया, और वो नाअहल नहीं होना चाहिए था उन्हें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने माहिर क़वानीन की गुफ्तगू सुनी। फिर आ जाते हैं हम शहबाज शरीफ साहब पर, उन पे भी यही कहा जाता है, और जहांगीर तरीन पर भी ये बात होती है।
तो मुझे बताएं कि अभी जो कुछ हुआ 63A रीराइट किया गया, तो वो किसका दबाव था, और जो अब कुछ हो रहा है वो किसका दबाव है, जिससे लोगों में हैरानी हो रही है कि लोगों में ये बात हो रही है। मैं तो नहीं कह सकती, मैंने कानून का काफ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो लोग कानून जानते हैं वो फैसलों पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सहूलतकारी का नाम दे रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि दबाव क्या है और दबाव क्या नहीं है। अच्छा, इसमें अब इश्तियाक साहब एक सेकंड नहीं, एक सेकंड सवाल भी ले लें, इसलिए कि अब तो ये बात जो है वो बड़ी वाज़े होकर जो है वो सामने आ गई कि जहांगीर तरीन का बैलेंसिंग एक्ट था। अब तो बाजवा साहब कह रहे हैं कि उसको मैंने करवाया था। अब जब ये सूरत हाल हो तो फिर ये जो आप अदलिया का झंडा उठाते हैं, देखें एक बात तो तय हुई है कि जो जिस अदलिया की आज़ादी की बात की गई थी, नहीं, ये वो मामला नहीं है यहाँ पर। अब तो खैर सूरत हाल ही कुछ और हो गई है ना। ऑडियो लीक्स ने तो मामला इससे ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है, मैं अपनी बड़ी बहन मोहतरमा शैला रज़ा साहब की भी कदर करता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी में पार्लियामेंटेरियन बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं। इस सारी एपिसोड के अंदर भी ये जब अदलिया का मामला चला है और जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, इनकी तकारीर को देख लें और बाकी पीडीएम की जमातों की तकारीर और इनके नज़रिए देख लें तो इट इज़ इंटायरली डिफरेंट। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊं कि वो प्रेशर किसी का भी हो, वो किसी का भी प्रेशर हो, हम कहते हैं कि अदलिया पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसके तो हम शुरू से हक में हैं। वो मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूँ कि इनको जो फैसले करने हैं ये अपनी आज़ाद मर्जी के साथ करने चाहिए। और जो ये रीराइट करने वाली बात मैडम आपने कही ना, तो ये चंद हमारे वकला ने ये बात कही जो कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। रीराइट कहाँ हुआ आइन? कहीं रीराइट नहीं हुआ। 90 दिन का टाइम दिया गया था, 90 दिन के अंदर फैसले होने थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे। उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो कंसेंसस इसके ऊपर किया गया था कि अगर 90 दिन गुजर गए हैं तो वो आपने कब करने हैं। फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ, इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद 14 मई का फैसला हुआ। मैं इस बात पे बिल्कुल एम्फसाइज नहीं कर रहा, ये कोर्ट में सब जुडिस है मैटर। 14 मई को नहीं हुए, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, those would be taken at that time। मुझे ज़रा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें शैला रज़ा, ब्रेक पर जाने से पहले आप कोई बात करना चाह रही थी, वो बात कर लें, और फिर उसके बाद ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पे ही होंगे, तो ये वक्त कौन सा है? अभी तक आप लोगों को तो खुद अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शंस का वक्त जो है वो कौन सा है, और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और जिस नौइयत के हैं, आपको दिखाई देता है कि इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाएंगे। और जो बात कही जा रही है कि अगस्त में असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है और असम्बलियाँ तहलील होंगी, फिर अक्टूबर में जाके जो है वो इंतखाबात होंगे। देखिए, 13 या 12 अगस्त को सिंध असम्बली की भी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और यकीनन कि उसके बाद पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने कहा कि मैं कानून के काफ भी नहीं जानती और बड़े मोहतात होकर इसलिए गुफ्तगू करती हूँ कि जब 4-5 वो लोग जो कि कानून जानते हैं उनकी गुफ्तगू सुनती हूँ, फिर किसी अपने जानने वाले को भी फ़ोन करती हूँ, वो भी माहिर कानून है, फिर मैं अपनी राय देती हूँ कि ये यूँ नहीं यूँ। लेकिन क्या हमने ये नहीं देखा कि हाई कोर्ट में चलते हुए फ़ैसले जिनका डिसीशन भी नहीं, चलते हुए मुकदमे जिनका फ़ैसला भी नहीं आया था, उनको उठा के ऊपर सुना गया, जिनका ताल्लुक़ नहीं था उनको इस मुंह पे मोड़ा गया। जब पंजाब असम्बली में मसला हुआ तो कहा कि लीडर जो है वो नहीं है जो बाहर बैठा हुआ है, जो हेड ऑफ़ द पार्टी है, बल्कि जो
असेंबली के अंदर लीडर है उसकी बात माननी है तो असेंबली का लीडर की बात मानता है। हर जगह तो मिसाल के तौर पे जरदारी साहब ख़ुद जो हैं वो या चेयरमैन ख़ुद जो हैं वो नहीं होंगे ना, अगर वो एनए पे हैं तो प्रोविंशियल में नहीं होंगे। तो ये किस तरह की चीज़ें थी, कभी एक फ़ैसला कभी दूसरा फ़ैसला, या ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त जो है जो फैसला हुआ था उसको कहा जाता था कि उसमें सज़ा नहीं बनती थी, या ये कि जो मेमो गेट के वक्त सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो मंसूर एजाज को दी गई थी, वो हुसैन हक्कानी को नहीं दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें, या नवाज़ शरीफ के वक्त के ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि आप आज़ाद किस वक्त है? अगर आप मुसलसल आप पे कदगन है तो छोड़ दें। अच्छा, अब ना इंसाफ़ी तो ना करें ना जी। इश्तियाक साहब ज़रा इसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मोहतरमा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अपनी सवाल का आगाज़ आपके जवाब पे इसी से किया था कि देखें, अदलिया पे किसी का भी दबाव हो वो गलत है। अदलिया को आइन के तहत फैसले करना थे, और जो आपका ये कहना है कि हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, आपको याद है कि वो केस फैसला हो चुका था, उसकी आईसीए जो है वो फाइल की हुई थी, और गवर्नमेंट आईसीए नहीं लगने दे रही थी वहाँ पे, और एक दो पेशियों पे उन्होंने डेट ली, और उसके ऊपर जब वक्त गुजर रहा था आइन के मुताबिक, आइन के अंदर वो वक्त दिया गया था, आइन सबोताज हो रहा था, आइन को बचाने के लिए अगर वो मोटो लिया गया था तो उसमें कोई गलती नहीं थी। अच्छा, इसमें इश्तियाक साहब एक और सवाल है। इश्तियाक साहब एक और सवाल है। मसला ये है कि आप कह रहे हैं अदालत पे दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक जानबदारी दिखाई देना शुरू हो जाए कि एक बंदा रिमांड पर हो, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह चुका हो कि गिरफ्तारी कानूनी है, गिरफ्तारी के अंदाज से इख्तलाफ हो, रिमांड पर चला जाए और चीफ जस्टिस जो है वो बुला के घर भिजवा के सारे दोस्तों यारों को मिलने की इजाज़त दे कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ है? मैं अर्ज कर देता हूँ, अदालत के अंदर बैंक ऑफ पंजाब वाले केस के अंदर नैब ने उठाया सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्किंग में से मुलजम को, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस शख्स को पेश करें। मूसा गिलानी साहब वाला केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, उसके अंदर भी उनके साथ ज्यादती। हम ये कहते हैं कि जब एक प्रिंसिपल है कस्टोडियल एजेस, कि जब कोई शख्स अपने आप को अदालत में पेश कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी शख्स हक नहीं रखता कि उसको वहां से उठाया जाए या उसको वहां से गिरफ्तार किया जाए। नहीं उठाया गया। दोनों केसेस के अंदर भी सुन लें मेरी पूरी बात होने दें। उन दोनों केसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई थी, खोसर साहब उसमें वकील थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में वापस उस अलेज्ड अक्यूज को बुलाया गया और उनको बेल दी गई थी। यहाँ पे भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब उठाया गया इमरान खान को, तो मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में थे, उसी केस के अंदर उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी थी, और उस कस्टोडियल एजेस के फॉर्मूले के ऊपर, उसके प्रिंसिपल के ऊपर, ही शुड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट उसके ऊपर उसकी बेल खारिज कर देती, कोर्ट उसके ऊपर उसको बेल नहीं देती, उससे कोर्ट से बाहर गिरफ्तार कर लेते उनको। ये नहीं है, कोई भी है, वो किसी भी पार्टी का रहनुमा है। अच्छा, इसमें शैला रज़ा साहबा एक सवाल ये भी है कि आप क्या समझती हैं? वो पेश हुए थे तोशा खाना में, उन्हें अलकादिर में उठाया गया। अच्छा, अब इसमें शैला रज़ा साहबा एक सेकंड, शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि आप लोग इस इमरान खान साहब जो हैं वो अगले इंतखाबात का हिस्सा आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए पार्टी उनकी तितर बितर हो रही है, लोग जा रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद इस हकीकत से आपसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ होगा कि पार्टियां ना इस तरीके से ख़त्म होती हैं, ना आप लीडरशिप इस तरीके से ख़त्म कर सकते। देखिए, मैं एक बात कहूँगी, और मैं ये कहूँगी कि 27 और 28 दिसंबर की रात से मैं 8 जनवरी तक 3 दफ़ा अरेस्ट हुई, और फिर 22 जनवरी को मैं 14 दिन के रिमांड के बाद मैं फिर 22 से 24 जनवरी थी फिर अरेस्ट हो गई।
और मुकदमे भी कोई छोटे नहीं थे, डबल मर्डर केस, वेपन सप्लाई केस। तो फिर मैं 4.5 महीने जेल में रही। मेरा मास्टर्स फाइनल था, मेरी सेकंड डिवीज़न हो गई फर्स्ट के बजाय, क्योंकि मुझे सारे पेपर्स वहाँ से देने पड़े। 27 दिन CIA सेंटर के, और फिर उसके बाद जेल। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और ना मोबाइल फ़ोन की सहूलत थी, ना फ़ोन की सहूलत थी, ना वालिदैन को ये पता था कि कौन सा पुलिस स्टेशन, ना कोई वारंट इशू हुआ था कि। तो बात ये है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ब्रेक क्या होता है सियासत से, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ठीक है, जब मुझे पेश किया गया और मेरे सामने मेरी पार्टी के नजमी आलम आए, तो मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं। और मैं जब वो मुझसे, ज़ाहिर है मेरे नजीब के बड़े भाई हैं, मुझसे उसी तरह मिलते हैं जैसे छोटी बहनों से मिलते हैं, तो मैंने कहा आप कौन? तो ऐसा तो हो रहा था दिमाग, लेकिन ये नहीं कि मेरे वालिद ने मेरे पास आए और कहा कि सिंध की एक बहुत बड़ी शख्सियत, क्योंकि मेरे नाना भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे खैरपुर के अपने वक्त में, और 1967 में जब पार्टी बनी उसके पार्टी के पहले सदर थे पीपल्स पार्टी के। तो वो बहुत बड़ी एक शख्सियत सिंध की, GHQ के नुमाइंदा भी कहते थे। उन्होंने मेरे नाना को ऑफ़र दी कि बच्ची आपकी निकल आएगी, उसके वालिद को ये राज़ी करें कि वो पंजाब चले जाएं और लड़की सियासत छोड़ दे। तो मेरे वालिद मेरे पास आए, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। तो उन्होंने जब मेरे सामने ये बात रखी कि अगर तुम घबरा रही हो तो मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा आप घबरा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपका हुक्म था मगरिब के बाद बाहर न रहूँ, मैं इतने दिनों से जेल और CIA में हूँ, मैं पीछे नहीं हटना चाहती। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या वाकया हो गया कि गुलकार एक्टर बन गए। हाँ, जेल जाना मुश्किल है और वापसी जो है सबकी या नेशनल प्रेस क्लब में हो रही है या दीगर इलाकों के प्रेस क्लबों में हो रही है। ये एक अचंभे की बात है कि पॉलिटिकल वर्कर जो है वो जेल में जाने से घबराए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।